दी बर्निंग नेपाल। नेपाल की जो इस वक्त तस्वीरें निकलकर सामने आ रही वो बता रही कि वहां की कंडीशन इस वक्त किस तरह से बेकाबू होती नजर आ रही है। नेपाल में राष्ट्रपति और छात्रों के बीच बैठक की अपडेट इस वक्त क्या आपको बता रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों से मुलाकात करेंगे राष्ट्रपति। सेना की मौजूदगी में छात्रों से मुलाकात होगी। काठमांडू समेत नेपाल के कई हिस्सों में तनाव की स्थिति है। नेपाल के कई शहरों पर कर्फ्यू लागू कर दिया गया। तो आप देखिए नेपाल में जो इस वक्त कंडीशन है वो बता रही कि स्थिति यहां पर किस तरह से बेकाबू हो। सेना लगातार ये कोशिश कर रही है कि वहां पर सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर भी दर्शन के लिए बंद कर दिया गया है। सेना की तरफ से ये कहना है कि अब वहां के ऐतिहासिक चीजों को बचाना जरूरी है। बार बार प्रदर्शनकारियों से अपील की जा रही है, लेकिन ये तस्वीरें बता रही कि इस वक्त जो प्रदर्शनकारी है उनका गुस्सा बिल्कुल शांत होता नजर नहीं आ रहा है। आप देखिए सड़कों पर किस तरह से आगजनी की जा रही, वहां के मंत्रियों को पीटा जा रहा है। प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्रियों के घर को आग के हवाले कर दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी की इसमें मौत की खबर सामने आई। तो प्रदर्शन का भारत पर क्या असर, अब इसका भी जिक्र करते हैं, क्योंकि नेपाल हिंसा के बाद भारत के कई ऐसे जगहों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। नेपाल से सटे यूपी के जिलों में हाई अलर्ट घोषित। बहराइच, श्रावस्ती समेत सीमावर्ती जिलों में इस वक्त हाई अलर्ट है। डीजीपी मुख्यालय ने नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश कर रही है निगरानी। इसी के साथ सीमावर्ती जिलों में अतिरिक्त पुलिस फोर्स को भी तैनात कर दिया गया है सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर। तो सोशल मीडिया पर भी यूपी पुलिस रख रही है पैनी नजर। और आप देखिए बिहार के भी कई ऐसे जिले हैं जो नेपाल से लगते हैं, वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो लगातार नेपाल की जो स्थिति है आप इन तस्वीरों के जरिए देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। और देखिए अभी वहां पर सेना प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत करने को भी लेकर खबर सामने आई। इसी के साथ राष्ट्रपति की भी बात होने की बात सामने आई है। और इसी के साथ इस खबर पर आगे बढ़ते हुए प्रोफेसर हरीश ठाकुर, नेपाल एक्सपर्ट जो हमारे साथ कनेक्ट है। इसी के साथ दीप्ति तनेजा जो कि फॉरेन एक्सपर्ट है वो हमारे साथ कनेक्ट है। हरीश जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, ढाका में जो कुछ हमने तस्वीर देखी काठमांडू में वही हो रहा है। इसी के साथ श्रीलंका से लेकर पाकिस्तान की तस्वीरें हमने देखी। अभी नेपाल को आप किस तरह से देखते, क्योंकि हमें ये लगा था कि शायद ओली का इस्तीफा हो जाएगा तो वहां पर स्थिति को कंट्रोल किया जा सकेगा। और अगर 2008 से लेकर अब तक का हम जिक्र करें तो 2008 के बाद अभी तक 13 प्रधानमंत्री बन चुके, यानी कि वहां पर राजनीतिक वर्ग की प्राथमिकता कायम क्या है इससे हम पता लगा सकते हैं। तो क्या अब तस्वीरें नजर आ रही है? जी, भारत अपने पड़ोसी अगर अनस्टेबल रहें, इंस्टेबल रहें वहाँ रेजिम्स, तो वो भारत के लिए चिंता की बात होती है। पाकिस्तान को छोड़ करके लगभग सभी स्टेट्स में, नेबर्स में गवर्नमेंट्स जो हैं अभी तक तो काफ़ी अच्छे से रही हैं। कुछ एक दिक्कतों को छोड़ के, जैसे बांग्लादेश में काफ़ी समय तक आर्मी रूल रहा। नेपाल अभी मोनार्की से बाहर आया है। तो नेपाल का जो एक डेमोक्रेटिक स्टेट का जो एक सपना है वो अभी कहीं सफल नजर नहीं होता नजर आ रहा। तभी तो बीच में लोग राजतंत्र की दोबारा लाने की बात भी कर रहे हैं, क्योंकि जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी उस पर कोई भी सरकार पूरी नहीं उतर पा रही है। और करप्शन और ये चीज़ों में सारे जो है वो डिफरेंट गवर्नमेंट्स आपकी एंगेज होती आ रही हैं। तो जो करंट सिनेरियो उसमें हम तो यही उम्मीद करेंगे कि नेपाल में स्टेबिलिटी हो, क्योंकि भारत के हित में भी वही बात है। लेकिन जो ये इंटरिम गवर्नमेंट का जो अभी वहां पे प्रयास है, मुझे नहीं लगता ज्यादा समय तक सक्सेसफुल रहेगा अनटिल के फ्रेश इलेक्शंस टेक्स प्लेस। क्योंकि जो इलेक्टोरल लैंडस्केप है दैट हैज चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर दीज प्रोटेस्ट। मुझे तो लगता है कि अभी पॉलिटिकल पार्टी कोई नई इमर्ज हो सकती है। और ये जो आपकी जनरेशन जेड की ही बात नहीं है, जेन जी की बात नहीं है, इसमें तो जेन एक्स और वो प्रीवियस आपके बूमर्स सारे नजर आ रहे हैं। तो ये कोई एक इसको हम यूथ प्रोटेस्ट ही दें या नाम, वो मुझे नहीं लगता कि अभी दैट विल बी इनकम्प्लीट टू रिप्रेजेंट दिस प्रोटेस्ट मूवमेंट। तो करंट सिनेरियो में तो मुझे यही उम्मीद है कि अभी इंटरिम जो है वो दैट विल बी ए मेकशिफ्ट अरेंजमेंट कुछ समय के लिए, लेकिन इनको पूरा फुल सेना प्रमुख की तरफ से कहा गया है कि जो जेनजी के तरफ से प्रतिनिधियों के लिए नाम मांगा गया, यानी कि आप प्रतिनिधियों का नाम दें, बातचीत करके बात को बिल्कुल संभालने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। तो क्या लगता है इसमें कोई सफलता मिल सकती है?
इसमें बिल्कुल डायलॉग के लिए जब स्पेस देंगे तो कोई नई लीडरशिप इमर्ज हो जो सभी को एक्सेप्टेबल हो, वो एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन सेना प्रमुख के पास अपनी भी पावर्स हैं। ऐसी सिविल अनरेस्ट के टाइम में आर्टिकल 267 जो मैं आपसे बात कर रहा था, उसका क्लॉज 4 प्रोवाइड्स के इफ देयर इज एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल सिविल अनरेस्ट या इंटरनल आर्म्ड रिबेलियन, इस टाइप की परिस्थितियां हैं, तो सेना जो है उसमें लिखा तो ये है कि राष्ट्रपति की या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की स्वीकृति से ऐसा फैसला करेगी। लेकिन अभी तो खबरें भी इनकम्प्लीट सी आ रही है। कुछ बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट ने भी स्टेप डाउन कर लिया है, कुछ बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट ओथ दिलाएंगे। तो ये जो इनकम्प्लीट सी एक पिक्चर है, उसमें बात करना कठिन है। अगर प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर बोथ हैव स्टेप डाउन तो उस यूनिक पोजीशन सिचुएशन में तो आर्मी हैज टू टेक ए सॉलिड डिसीजन ओवर दिस। तो वो तो 267 उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन में है। और इन एब्सेंस ऑफ द टू हेड ऑफ द स्टेट्स एंड लीडर ऑफ द स्टेट, तो वो कैसे सेटल होगा वो सोचने वाली बात है। उसका भी कोई सोल्यूशन निकलेगा। संविधान में इस तरह के प्रावधान होते हैं। दीप्ति जी, आपके पास आते हुए अभी मैं अलग अलग मीडिया की खबरों को पढ़ रही थी, यानी कि विदेशी मीडिया ने किस तरह से नेपाल हिंसा को कवर किया है। सब में एक बात कॉमन, यानी कि अगर ओवरऑल जिस्ट का हम जिक्र करें तो आप देखिए कि वहां पर भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, आर्थिक स्थिति का जिक्र करें, जो वहां के युवा हैं वो जॉब के लिए विदेश जा रहे हैं, यानी कि वहां पर आर्थिक जो स्थिति वो बहुत खराब है। और नेपो किड्स का जिक्र हो रहा है, और हम इससे इनकार नहीं कर सकते हैं कि यही एक वजह इस इतनी बड़े प्रोटेस्ट की रही। बिल्कुल रंजना, यही वजह है ही। दिस सोशल मीडिया बैन वाज जस्ट द ट्रिगर, जिसको कहते हैं कि फाइनल एक ट्रिगर मिलना था, वो मिला। लेकिन बेसिकली यहाँ पे जो नेपो किड्स का जिक्र हो रहा है, जो मैसिव इकोनॉमिक फेलियर की बात हो रही है, मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स बिल्कुल हिले हुए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इतने ह्यूज स्केल पे है, लोग बाहर माइग्रेट कर रहे हैं और कंट्रीज में, जॉब प्रोस्पेक्ट्स बिल्कुल खत्म है। तो ये सब, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है करप्शन की। अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इमर्ज ही नहीं करी है। देखिए 2008 में आप राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ तो चले गए, लेकिन लोकतंत्र में एक भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और अपना पूरा टेन्योर ही कंप्लीट नहीं कर पाई है। कोएलिशन के नाम पे, जिससे आप कभी इतने ज्यादा दुश्मन होते हैं उससे आप हाथ मिला लेते हो। कभी सुनने में आता है ओली प्रचंडा के साथ थे, आप प्रचंडा से छोड़ के वो देबुआ के साथ, मतलब कुछ स्टेबिलिटी है ही नहीं। करप्शन इतने हाई लेवल पे है। तो अब जो सिचुएशन इमर्ज करेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले, जैसे रंजना आप कह रहे थे, डेफिनेटली करप्शन, मैक्रो इकोनॉमिक फेलियर्स and internal instability, social unrest, widening gap, इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें कारण थी जिसको ट्रिगर मिला है सोशल मीडिया बैन से। लेकिन क्योंकि अगर देखिए सोशल मीडिया बैन ही कारण होता तो वो तो पहले ही दिन वो बैन लिफ्ट कर लिया गया था सरकार की तरफ से, फिर भी अनरेस्ट खत्म नहीं हुआ। फिर पीएम ओली का इस्तीफा देना, कंट्री छोड़ के भागने की जो खबर आ रही है, उसके बाद भी अनरेस्ट खत्म नहीं हुआ। तो डेफिनेटली दिस अनरेस्ट इज वेरी डीप रूटेड, और इसका समाधान मैं समझती हूं कि अब जेन जी के पास ही होगा। जैसे कि वहां के आर्मी चीफ ने एक बैठक बुलाई है, मुझे लगता है कि आगे वाले कुछ दिनों में स्थिति और क्लियर होगी। लेकिन मेरी एक गट फीलिंग, एक इंटरनेशनल सिनेरियो की अंडरस्टैंडिंग कह रही है कि सुदान गुरूंग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं आगे आने वाले कुछ समय में। लेकिन दीप्ति जी, सिर्फ इसे जेन जी का प्रोटेस्ट कहना सही नहीं होगा, मुझे अब ऐसा लगता है, क्योंकि आप देखिए प्रदर्शनकारी की जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, और सवाल ये भी कि क्या अपनी बात को रखने का ये सही तरीका था कि आप संसद को आपके हवाले कर रहे हैं, वहां की ऐतिहासिक धरोहर को अब आप वहां पर बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल रंजना, ये बिल्कुल जेन जी का मुद्दा अब रहा ही नहीं है। जेन जी का तो वो ट्रिगर था, उसके बाद तो ये मास मूवमेंट बन चुका है। और लेकिन मास मूवमेंट इतना खराब हो गया है, मैंने कल भी आप ही के चैनल के माध्यम से ये बात कही थी कि अब वहां की जनता को एक कामनेस रखनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा कि वो नेशनल प्रॉपर्टी को अब खराब कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमी को 10-15 साल पीछे ले जा रहे हैं। अगर वो एक आपका जो नेशनल वेल्थ है, जो आपका धरोहर है, उसी को खराब करने पे तुले हुए हैं। तभी जब हम ही नेपाल ने ये स्टार्ट करा, मैं अभी भी सुदान गुरुंग के नाम बोल रही थी, मैं अब भी उन्हीं का जिक्र कर रही हूँ। ये यूथ अगेंस्ट करप्शन का नारा उन्हीं का था जिससे ये सारा मामला स्टार्ट हुआ। अब उन्हीं को ये स्टेटमेंट्स, दो कल उनकी बहुत मेजर स्टेटमेंट्स आई हैं, दिस इज
not दीप्ति जी, us. आप अपनी वो बात clear पूरी करिएगा, लेकिन एक अपडेट है जो सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाते चले। देखिए, नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर भी इस वक्त दर्शन के लिए बंद कर दिया गया है और यहां पर सेना के जवान की तैनाती कर दी गई है। पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर सेना के जवानों की तैनाती है। सुरक्षा के मद्देनजर पशुपतिनाथ मंदिर इस वक्त बंद कर दिया, क्योंकि नेपाल में सियासी हलचल, आप देखिए हिंसा की तस्वीर आप लगातार देख रहे हैं। वहां की संसद को आग के हवाले कर दिया गया, पूर्व पीएम के वहां पर जो घर थे उसे आग के हवाले कर दिया गया। अब वहां पर ऐतिहासिक जो धरोहर है वहां पर भी हिंसा की आग ना भड़के, ऐसे में पहले से एहतियातन मंदिर को यहां पर बंद कर दिया गया। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए, सेना के जवानों की तैनाती की गई है। तो ये अपडेट आपको दे रहे। दीप्ति जी, आपके पास आते हुए आप अपनी बात प्लीज पूरी करें। बिल्कुल रंजना जी, आप जैसे कह रहे थे कि पशुपतिनाथ उनका एक सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, बेसिकली दैट्स द सिंबल ऑफ नेपाल। पुराना नेपाल, न्यू नेपाल, कुछ भी कह लें, पशुपतिनाथ मंदिर इज द सिंबल ऑफ नेपाल। तो उसको बचाना अब वहां की आर्मी का सबसे बड़ा एक कर्तव्य था, एक उनकी जरूरत थी। तो इसलिए वहां आर्मी तैनात करना बहुत जरूरी चीज है। हमने तो भारत में पहले दिन ही एक दूरदर्शिता रखते हुए पहले दिन ही सीमा सुरक्षा बल को बहुत बहुत एहतियात बरतने कहा था। यूपी को, बिहार के जितने बॉर्डर्स हमारे सने हुए हैं नेपाल के साथ, हमने वहां पहले ही सीमा सुरक्षा बल अपना बढ़ा दिया था, बिकॉज वी कुड सी कि ये बहुत जल्दी अभी खत्म होने वाला नहीं है। दिस हैड स्टार्टेड एज अ प्रेशर कुकर इरप्टिंग, वॉल्केनो इरप्टिंग, आप कुछ भी कह लीजिए, बिकॉज दिस वाज अ टिकिंग टाइम बॉम्ब रंजना। तो इसको ये हम एनविजन कर पा रहे थे कि आगे आने वाली ये प्रॉब्लम्स 2, 4, 5 दिन में भी और रहेंगी। जब तक एक स्टेबिलिटी नहीं आती है, जनता इस बात को नहीं समझती है कि अब हमें अपना धरोहर ही नहीं खत्म करना है, हमें एक डायलॉग के प्रति आगे बढ़ना है। एक इंटरिम सरकार, जैसे कि प्रोफेसर हरीश भी कह रहे थे, मैं नहीं समझती कि इंटरिम सरकार बहुत दिन चलने वाली है। तो एक परमानेंट सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, चाहे वो यूथ को इन्वॉल्व करके हो, चाहे वो यंग जनरेशन को इन्वॉल्व करके हो, पॉलिटिकल अनरेस्ट हटाने के लिए, एक न्यू पॉलिटिकल सिस्टम लाने के लिए। जैसे कि वर्ल्ड ओवर भी रंजना हम सिचुएशन देख रहे हैं, रे डिलियो की एक बहुत पॉपुलर थ्योरी है द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर। तो अगर हम इंटरनल वर्ल्ड ऑर्डर की बात करें, एक्सटर्नल वर्ल्ड ऑर्डर की बात करें, तो उपद्रव का समय आता है और उसके बाद ही ठहराव बिल्कुल। आता है। और यही वजह कि अगर किसी देश का विकास हो, वो डेवलप कर सके, तो ऐसी तस्वीरें वहां से नहीं आनी चाहिए। अब डायलॉग की तरफ बढ़ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हरीश जी, आपके पास आते हुए, इस वक्त नेपाल में आप किसे देख रहे हैं कि सत्ता की चाबी किसे जा सकती है, क्या हो सकता है आने वाले समय में, और क्या इससे जो अस्थिरता इस वक्त नेपाल में, क्या वो थम सकती है? जी, मैं पहले भी यही बात की है कि अभी इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट होगा, और उससे कोई एकदम से, मुझे नहीं लगता एकदम से दो नाम का भी मैं जिक्र कर रही हूँ यहाँ पर, वाले शाह और दूसरा सुशीला कार्के। चलो, वो तो उनका अपना इंटरनल मैटर है, उसमें तो वी कांट से कि भाई अब क्या डिसीजन होता है किसके फेवर में। वो ऑब्वियसली दे विल सी द इलेक्टोरल स्ट्रेंथ ऑफ द लीडर्स इन द पार्लियामेंट। तो लेकिन ये अभी इतने बड़े प्रोटेस्ट के बाद नेपाल के जो पॉलिटिकल चॉइसेस हैं वो सिग्निफिकेंटली चेंज हुए हैं। तो इसका फाइनल सोल्यूशन तो आफ्टर इलेक्शन ही आएगा। इंटरिम गवर्नमेंट भी बने तो वो जल्दी ही चुनाव करवा करके वहाँ पे नया एक जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इमर्ज होता है, कोई नया लीडरशिप इमर्ज होता है, जिसमें कि काफ़ी स्कोप्स जो हैं ब्रॉडन हुए हैं और यूथ लीडरशिप के इमर्ज होने के चांसेस बढ़े हैं। तो हो सकता है कि वो नेपाल के हेल्थ के लिए भी और इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस के लिए भी, साउथ एशिया इन ऑल उसके लिए भी, क्योंकि वो ये जो इंडिया के नेबर्स डिस्टेबलाइज हुए हैं उसके पीछे डेफिनेटली इंटरनेशनल एक्सटर्नल फोर्सेस तो हैं। पर्पस इन स्टेट्स को कंट्रोल करके इंडिया की ग्रोथ को चेक करना है, इंडिया को, एक राइजिंग इंडिया को रोकना है। तो ये उस एंगल से अगर आप देखें तो अगर ये छोटी स्टेट्स स्टेबल होती हैं, बांग्लादेश में भी अभी दिक्कत है। वो कोई पीछे ये भी बात चली थी कि वहाँ के जो आफ्टर रशियन विजिट जो है आर्मी चीफ ने विजिट किया, तो वहाँ पे भी इंटरनल पॉलिटिकल एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है। तो नेपाल के बारे में तो अभी हम यही कह सकते हैं कि चलो इंटरिम गवर्नमेंट बने, and whoever comes there वो within 6 months a year they have to go for election, क्योंकि political choices have changed significantly। और हो सकता है कि एक ज़्यादा स्टेबल लीडरशिप वहाँ पे आए जो स्टेबिलिटी दे नेपाल को, तो वो हमारे लिए भी अच्छा होगा।
दीप्ति जी, जाहिर तौर पर नेपाल में जो इस वक्त स्थिति बनी हुई है, पड़ोसी देशों का अगर जिक्र करें तो वहां पर ज्यादा असर पड़ेगा। असर किस तरह से पड़ेगा अगर नेपाल में जो हिंसा भड़की है उसका भारत और चीन पर जिक्र करें हैं, और इसी के साथ साथ इसके पीछे की वजह क्या कोई विदेशी ताकत को समझा जा सकता है? रंजना, विदेशी ताकत इफ नॉट डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो रही है, क्योंकि पूरे के पूरे साउथ एशियन का जो हम मैप देखते हैं तो बार बार वहां पे चाइना का हस्तक्षेप, इकोनॉमिक तरीके से उनको अपनी एक कॉलोनी टाइप का ट्रीट करना, उनको इकोनॉमिक डेट में दबाते रहना, तो ये तो रहा ही रहा है। प्लस ओली सरकार के चलते, ओली सरकार ने देखिए भारत के साथ अपना डिस्टेंस बनाया, भारत के खिलाफ उन्होंने बहुत सारी स्टेटमेंट्स दी, और साथ साथ पाकिस्तान और आईएसआई का हस्तक्षेप बहुत तरीके तक अलाउ किया गया। इतनी ज्यादा मास कन्वर्जन्स हुई हैं पिछले कुछ सालों में जो कभी भी नेपाल ने विटनेस नहीं करी थी। हाईएस्ट हिंदू पॉपुलेशन से इतनी ज्यादा मास कन्वर्जन्स होना टुवर्ड्स इस्लाम प्राइमरीली एंड कुछ हद तक क्रिश्चियनिटी भी, वो अपने आप में एक चेंजिंग सोशल ऑर्डर का और एक प्रॉब्लम का एक रास्ता दिखा रहा था कि ये प्रॉब्लम इमिनेंट है, ये प्रॉब्लम होने वाली है। जितने आप कन्वर्जन्स पे जा रहे हो, आप सोशल फैब्रिक को चेंज नहीं कर सकते हो रंजना। एक सोशल फैब्रिक होता है, आप ऑल ऑफ अ सडन उसको अपने एक निजी स्वार्थ के लिए, आपका क्योंकि कुछ नेशंस के साथ अच्छा एक रिलेशनशिप है, उसको मेंटेन करने के लिए आप कंट्री के सोशल फैब्रिक को चेंज नहीं कर सकते हो, जो ओली सरकार ने बहुत ज्यादा उसकी कोशिश भी करी, और अब वो कोशिश हमें विफल होती इस उपद्रव के तहत हमें दिखाई दे रही है रंजना। हरीश जी, श्रीलंका, बांग्लादेश और फिर नेपाल, यानी कि सरकार को सत्ता से हटाने के लिए, अपदस्थ करने के लिए जिस तरह से हिंसा का सहारा लिया गया, वो चिंताजनक है, और चिंताजनक इसलिए भी है कि कहीं ये एक लोकप्रिय संस्कृति ना बन जाए। जी, चिंता का विषय तो है ये तो प्रयत्न भारत में भी हुए। मैंने आपसे पहले भी कहा है, भारत में कौन सा ये जो फार्मर्स था प्रोटेस्ट था, उसमें एक्सटर्नल जो फोर्सेस थी, फाइनेंशियल एजेंसीज थी, इंटरनेशनल, आपको पता ही है, डिस्कशंस में रहती हैं, तो दे कीप ऑन इंटरवीनिंग इन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ स्टेट्स। तो और बांग्लादेश और श्रीलंका की स्थिति इसलिए नेपाल से भिन्न है कि उनकी अर्थव्यवस्था काफ़ी कुछ वो डेट ट्रैप में चली गई थी, और बांग्लादेश में जो है वो कोई स्ट्रेटजिक बेसिस के लिए एक वो तो अब ओपन ट्रूथ है, जो शेख हसीना ने कहा भी है कि शी रिफ्यूज टू प्रोवाइड दोज बेसिस टू यूनाइटेड स्टेट्स, तो वहाँ पे तो सीधा सा दखल नज़र आ रहा है। अभी नेपाल के बारे में इतनी सर्टेनिटी से कह नहीं सकते, क्योंकि मैं तो अभी भी इसे एक इंटरनल फेलियर ऑफ गवर्नमेंट्स वहाँ पे देख रहा हूँ, फ्रिक्वेंट चेंज ऑफ गवर्नमेंट्स एंड एक पॉलिसी करप्शन जो है वहाँ पे, चेन ऑफ करप्शन एक्ट्स बाय दिस गवर्नमेंट्स, तो उससे लोगों का डिससेटिस्फैक्शन और उससे लोगों का जो एक गवर्नमेंट के प्रति भरोसा है वो टूट गया। और बिल्कुल ही पिछले 6 महीने में, 1 साल में जो कुछ एक काम ऐसे हुए हैं जिसमें कि गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी बिल्कुल आमने सामने टकराव की स्थिति में है, और जुडिशरी के अगेंस्ट जब गवर्नमेंट एक्ट करती है, उसको सबड्यू करने की कोशिश करती है, तो लोगों की जो आखिरी उम्मीद है वो भी टूट जाती है। तो ये जो ऑर्डिनेंस लाए थे ओली जी, अब मैं पर्सनली तो इतना नहीं बोलूंगा, लेकिन एकेडमिक लैंग्वेज में हम इतना ही बोल सकते हैं, दिस इज द फेलो हु हैज ब्रॉट दिस स्टेट फ्रॉम ए गुड डेवलपमेंट स्टेज टू ए वेरी लो लेवल। तो इसके लिए नेपाल को भुगतान तो करना पड़ेगा समय तक। उन्होंने भारत के साथ संबंधों को, नेपाल को लोग समझते भी हैं, नेपाल की लीडरशिप को भी, चलो आपका आइडियोलॉजिकल या डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन दे हैव टू अंडरस्टैंड के भारत बिल्कुल। और ऐसे में अब देखना खास होगा कि अब आगे क्या कुछ डेवलपमेंट होते हैं। हमारी ये चर्चा भी आगे जारी रहेगी, वक्त की कमी है, हमें यहाँ पर रुकना होगा।